बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर्स इन एक्टिव मोड को स्टडी करेंगे। ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं ट्रांजिस्टर्स के। ये छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं और ये दरमियाना है और ये पावर ट्रांजिस्टर्स है। इसकी बॉडी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से है कि ये एमिटर रीजन है जो एनपीएन के लिए एन टाइप है। उसके बाद ये बेस रीजन आ जाता है जो कि पी टाइप है और उसके बाद फिर कलेक्टर रीजन है ये भी एन टाइप है, इसीलिए एन पी एन कहलाता है ये। और ये पोर्शन जो है ये एमीटर बेस जंक्शन है, एमीटर और बेस के दरमियान। और इसी तरह ये जंक्शन जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन है। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं एनपीएन के लिए। इसमें देखिए ये मुख्तलिफ करंट्स हैं और ये एनपीएन है, ये वोल्टेज है वीबीई इसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है उसको वीबीसी या वीसीबी दोनों ही कहा जाता है। ये वोल्टेज जो है वो कलेक्टर एमीटर के दरमियान है, इसलिए इसको वीसीई कहा जाता है। जो करंट डायरेक्शन यहाँ पर शो किए गए हैं ये कन्वेंशनल करंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट से ऑपोजिट है। अब आइए हम देखते हैं ट्रांजिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह से। अब ये देखिए, ये डायग्राम हमने पहले इस तरह का देखा था। हमने यहाँ पे एक बैटरी है जो बेस को फीडिंग के लिए है और ये एक बैटरी है जो एमीटर की फीडिंग के लिए। अब यहाँ से देखिए, ये इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप समझें कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बैटरी से ये फ्लो करते हुए ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल्स पे आ गए। यहाँ पे चंद एक इलेक्ट्रॉन्स इसके जो बेस चूँकि पॉजिटिव है तो बेस के साथ कलेक्ट हो मर्ज कर जाएंगे या कंबाइन हो जाएंगे बेस के होल्स के साथ। लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेस रीजन से गुजर कर कलेक्टर रीजन्स में आ जाएंगे और यहाँ से कलेक्ट होके अब फिर बैटरी में। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इसको हम कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हम लिखते हैं तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं करंट को, क्योंकि हम वहाँ पे कन्वेंशनल करंट आमतौर पे लिखते हैं। ये देखिए कन्वेंशनल करंट, जो इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं यहाँ से यूँ फ्लो हो रही है यहाँ से, तो करंट जो है वो नीचे की तरफ यानी उसके डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखें, इस पर देख लें या इस डायग्राम में देख लें यहाँ पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि इसके कुछ पोर्शन जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं होल्स के साथ और बाकी कलेक्टर में चले जाते हैं, कलेक्टर से कलेक्ट हो जाते हैं। ये दो फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना। बीटा जो है ये आईसी और आईबी के दरमियान है, यानी ये जो करंट है आईसी और यहाँ से आईबी इसके दरमियान रिलेशन जो है उसको हम बीटा कहते हैं। और बीटा की वैल्यू तकरीबन 20 से लेके 200 तक है। और आईबी आपको पता है बहुत स्मॉल माइक्रो एम्पेयर्स में होती है ये करंट, और आईसी जो है इसके मकदार ज़्यादा है, तो इसीलिए बड़े को आप बहुत छोटे से डिवाइड करेंगे, इसको हम कहते हैं बीटा। और एक और टर्म यूज़ होता है उसको कहते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा एक रेशियो देता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए उसके कितने ऊपर कलेक्टर में चले गए। तो इट इज़ अल्फ़ा इज़ आई सी डिवाइडेड बाई आई ई, और इसकी वैल्यू 0.95 से लेके 0.99 तक है, क्योंकि जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए थोड़े से इसमें कलेक्टर की तरफ चले गए थे, बाकी यहाँ थोड़े से बेस की तरफ चले गए थे और बाकी कलेक्टर की तरफ चले गए। और आप याद रखने के लिए आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि बीटा इज़ बिग, तो आपने बड़े वैल्यू के लिए आई सी को आई बी से डिवाइड करना है। अब ये आप ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, इसमें 3 रीजन्स हैं। एक को कहा जाता है कट ऑफ रीजन, एक को कहा जाता है सैचुरेशन रीजन, और मेन यहाँ पे हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। सैचुरेशन रीजन
स्विचिंग के लिए है, जब आप चाहते हैं कि जो ही स्विच ऑन हो मैक्सिमम करंट फ्लो करे, या जब स्विच ऑफ हो तो ज़ीरो करंट फ्लो करे। तो ये दोनों स्विचिंग के लिए है, और ये पोर्शन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब सैचुरेशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है या करंट फ्लो है, उसको हम इस तरह से एक रास्ते से हम इसके कंपेयर कर सकते हैं जिसमें कोई रुकावट नहीं है। तो करंट फ्लोज विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बगैर किसी रुकावट के। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके बेस एमीटर जंक्शन, ये तो फॉरवर्ड बायस आपने रखना ही है, लेकिन जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको भी फॉरवर्ड बायस रखना है। और या इसको फॉरवर्ड करने के लिए हमने पी को पॉजिटिव कर दिया, एन को नेगेटिव कर दिया, और इसी तरह इसको भी फॉरवर्ड करने के लिए पी को पॉजिटिव कर देंगे और एन को नेगेटिव करेंगे। तो ये फॉरवर्ड बायस में जो है ये सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा ट्रांजिस्टर। अब हम आ जाते हैं ये नीचे वाले पोर्शन में, कट ऑफ रीजन। ये देखिए रास्ता तकरीबन बंद है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इसके अंदर से। तो ये कट ऑफ रीजन का है। और कट ऑफ रीजन के लिए सबसे पहले है कि एमीटर से करंट ऊपर ही ना जाए, तो इसको आपने रिवर्स बायस कर दिया, यानी पी को आपने नेगेटिव कर दिया और एन को आपने पॉजिटिव कर दिया। तो ये रिवर्स बायस हो गया, और ऊपर वाला भी रिवर्स बायस, उसको भी रिवर्स बायस कर, यानी जब दोनों रिवर्स बायस होंगे तो ये कट ऑफ रीजन पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, वो ये है एक्टिव रीजन, यानी यहाँ से बेस एमीटर से तो करंट फ्लो कर ही रही है, ऊपर जाके थोड़ा सा हमारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल करके इस करंट को हम ले जाते हैं। तो इसके लिए ये नीचे वाला जो है ये बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और कलेक्टर बेस को हम रिवर्स बायस रखते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये नीचे फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस है एक्टिव रीजन के लिए। और एक्चुअल डायग्राम इस तरह से, वो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 20 से निकाल दिया। तो ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम है। अब आ जाते हैं हम अपने एक्टिव रीजन के, उससे ज़्यादा समझते हैं इसको। ये देखिए जैसे मैंने बताया कि एक्टिव रीजन के लिए आपको बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना होगा और करेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना होगा। अब करंट फ्लो को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स एमीटर टर्मिनल्स में इंजेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ से फिर ये आगे जाते हैं बेस, और बेस से फिर कलेक्टर, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाया गया है, वो समझ लें कि यहाँ से होल्स, बेस टर्मिनल से होल्स भी इसके अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ होल्स इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और कुछ होल यहाँ नेगेटिव साइड पे चूँकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये उसके तरफ माइल होते हैं, तो उस तरफ चले जाते हैं। तो बेस करंट के दो पोर्शन हैं, एक आप IB1 कह लें, एक IB2 कह लें। So the forward bias on the emitter base junction will cause current to flow across the junction. ठीक है, current will flow through this. Current will consist of two components. Electrons injected from the emitter to base, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेस की तरफ जा रहे हैं वो है, और दूसरा है होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम बेस टू एमीटर। तो ये जो होल्स इधर आ रहे हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आप टोटल एमीटर करंट निकालते हैं। The emitter current IE being equal to the sum of the two components, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल करंट के समेशन है। अच्छा, हम यहाँ इस पे देखिए अब इस डायग्राम में कि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो दो हिस्से हो गए। हमने कहा एक बेस की तरफ और एक करेक्टर की तरफ। तो जब हम इन टर्म्स ऑफ करंट लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि IE यानी एमीटर करंट बराबर है IC प्लस IB बेस करंट। अब कलेक्टर करंट को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये अब कलेक्टर वाला पोर्शन आ गया, यहाँ पे देखिए। तो अब कलेक्टर करंट कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये करंट इस तरह से लिखा जाता है, IC इज
ये मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स हैं ये तमाम। तो इसमें चंद एक को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो क्या है। ए ई जो है वो एरिया ऑफ बेस एमिटर जंक्शन, यानी बेस और एमिटर जंक्शन का जो एरिया है वो है ए ई। डब्ल्यू इज विड्थ ऑफ द बेस रीजन की चौड़ाई है। उसके बाद इसमें डोपिंग लेवल क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट कितना है, उसमें इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कितना है। इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस आपने ये समझना है कि ये तमाम पैरामीटर्स जो है कलेक्टर करंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा वी बी ई और ये वी टी जो है ये वोल्टेज ड्यू टू टेम्परेचर है, तो ये इसका भी असर है आईसी के ऊपर। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए ये जो पोर्शन है इसको हम नाम दे देते हैं आई एस। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, आई सी बराबर इसको हमने आई एस दे दिया, और ये वी बी ई वी टी -1 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन चूंकि वी बी ई एक्सपोनेंशियल वी बी ई वी टी जो है 1 के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम 1 को नेगलेक्ट करके सिंपली हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, या एक्स पी लिखने के बजाय हम पावर ई लिख लेते हैं। तो ये कलेक्टर करंट इक्वेशन हो गया। और आई एस का नाम कुछ लोग इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट, कुछ लोग इसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और कुछ लोग कहते हैं स्केल करंट। मेरे ख्याल में ये नाम ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इसकी वैल्यू से टोटल करंट जो है वो रेगुलेट हो रहा है एक तरह से, आप ये समझें, तो इसलिए इसको हम स्केल करंट कहेंगे। अब आते हैं हम बेस करंट की तरफ। बेस करंट जैसे हमने बताया कि दो हिस्सा है इसका, एक हिस्सा जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जा रहा है, और एक एमिटर रीजन्स की तरफ ये करंट फ्लो कर रही है। तो इसलिए इसके दो हिस्से हैं, एक का नाम IB1 इन्होंने दिया है और दूसरे का नाम IB2 दे दिया है। द फर्स्ट कंपोनेंट I1 इज ड्यू टू द होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम द बेस रीजन। तो जो बेस रीजन से होल्स इसमें आ रहे हैं उसका नाम, यानी यहाँ से देखिए ये जो इंजेक्ट हो रहा है, इंजेक्टेड फ्रॉम द बेस रीजन टू द एमिटर रीजन, तो इसको हम IB1 कह देते हैं, और दूसरे को हम IB2 कहते हैं, जो कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे। So IB is summation of IB1 plus IB2, और ये will be proportional to e raised to the power VBE over VT। और ये यहाँ से देखिए एक रिलेशन, यहाँ से हम IB कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जैसे हमने ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कि बीटा जो है वो IC ओवर IB है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि IB बराबर है IC ओवर बीटा। और इस चीज़ को IC को हम IS, ये फार्मूले से देख लें आप कि इसको अगर हम IC की जगह पे ये हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद बीटा से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये टर्म हम इस तरह से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। अब आते हैं हम एमीटर करंट की तरफ। एमीटर करंट जैसे हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट है। ये देखिए एमीटर करंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। और कुछ और फार्मूलाज यहाँ से डिराइव किया जा सकता है, जैसे IE को हम IC ओवर अल्फ़ा लिख सकते हैं यहाँ से, और IB को इसी तरह IC ओवर बीटा लिख सकते हैं, और इनको डिवाइडेड बाय IC करके ये टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। और इसको जब हम मैनिपुलेट कर लेंगे LCM लेके, तो ये टर्म्स आ गए यहाँ से। तो यहाँ से ये दो टर्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ बीटा हो गया बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, और बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये भी याद रखना है। सिंस IB इज मच स्मॉलर देन IC, तो कभी कभार हम IE को IC के बराबर भी लिख लेते हैं जब हम ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं, हालांकि एक्चुअल फार्मूला ये है।
तो आई बी अगर बहुत स्मॉल है तो इसको नेगलेक्ट करके अप्रॉक्सीमेट हम इसको यूज़ करते हैं कभी कभार। अब आ जाएं हम ट्रांजिस्टर मॉडल्स की तरफ समझने की कोशिश करें कि आमतौर पे ये तो यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको कि ये एक पी एन डायोड है और यहाँ पे भी एक पी एन डायोड है। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक डायोड ये हो गया और एक डायोड ये हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तो कंट्रोल है, हम इसको करंट फ्लो को कंट्रोल करते हैं बाय मींस ऑफ ये बेस करंट से, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए ये मॉडल सही नहीं है। इसको नए सिरे से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और वो मॉडिफिकेशन हम इसको करंट कंट्रोल डिवाइस यहाँ पे लगा के तो हम इसको ट्रू मॉडल बना सकते हैं। तो ये इसको इस तरह से देखिए कि यहाँ पे हमने एक करंट कंट्रोल डिवाइस लगा दिया। दो ऑप्शन हैं, VCCS यानी वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इस करंट सोर्स को VBE से हम कंट्रोल कर रहे हैं, या इसी का एक और शेप आप इस तरह से लिख लें कि अल्फ़ा आई ई जो है वो क्या हो गया, CCCS यानी करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इस करंट से इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे इस वोल्टेज से इस करंट को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये दो पॉसिबल मॉडल्स हैं। अब मॉडल में इसको फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर मॉडल्स का नाम दिया गया है, तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ये स्टिचिंग वगैरह के लिए इस तरह के डमी मॉडल यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईज़ है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल करना चाहते हैं तो आप रियल मॉडल को लेते हैं, फिर उसके बहुत सारे लवाजमात हैं। तो ये सेकेंड और हायर ऑर्डर मॉडल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हम ट्रांजिस्टर्स में भी कई मॉडल्स हैं, एवर मॉडल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। उसके बाद ये फॉरवर्ड एक्टिव मॉडल उससे तरह से कम कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे आसान मॉडल जो है वो ये वाला है कि आई सी इज आई एस ई रेज टू द पावर VB/VT। तो ये इस चीज़ को आसानी को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये दो तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये दो और मॉडल्स ये भी हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। और ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिस्टर मॉडल्स हो गए। नोट दैट द मॉडल्स इन फिगर 6.5 अप्लाई टू एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ VBE। यहाँ देखिए VBE के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारे। दैट इज अनलाइक the models we will be discussing in next chapter, next section. Here there is no limitation on the size of VB। यानी आगे आप पढ़ेंगे जब जब ये है कि VBE को बहुत ही मामूली से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है। तो इसलिए इन मॉडल्स को लार्ज सिग्नल मॉडल कहा जाता है, यानी VBE की वैल्यू जो है आप लार्ज ले सकते हैं। Here we don't restrict ourselves to small changes in input, rather we are looking at the large changes in input, and that is why इसको हम large signal model कहते हैं। अब आइए एक सवाल हम इसको देखते हैं। NPN ट्रांजिस्टर है, उसमें IS दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है और कनेक्टेड एज फॉलोज। इस एमीटर को ग्राउंड कर दिया है। द बेस इज फेड विद ए कांस्टेंट करंट सप्लाई ऑफ इतना। कलेक्टर वोल्टेज हो गया है, कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अस्यूमिंग दैट द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द एक्टिव मोड, वी फाइंड VBE एंड VCE, ये पहले मालूम करना है और फिर आपने वेरीफाई करना है कि वाकई वो एक्टिव मोड में है। उसके बाद ये कह रहा है कि रिप्लेस द करंट सोर्स विद द रेजिस्टेंस कनेक्टेड फ्रॉम बेस टू 5 वोल्ट DC सप्लाई। व्हाट रेजिस्टेंस वैल्यू इज नीडेड टू रिजल्व द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन। तो आगे चलते हैं, सवाल जो जो हम करते जाएंगे हमें ये बात समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये चार मॉडल्स में से कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि चूँकि ये एमीटर को ग्राउंडेड है तो ये ज़्यादा आसान है, इन दोनों को आप दोनों में ही एमीटर को इजीली ग्राउंड कर सकते हैं। तो ये दो मॉडल्स हमारे पास, इनमें से हमें चूज़ करना है।
अच्छा, बिकॉज द एमिटर इज ग्राउंडेड आइदर मॉडल सी एंड डी, ये सी और डी मॉडल जो है उसको प्रेफर किया जाएगा। तो अब इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? इसमें यह है कि द बेस इज फेड विद ए कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाई। तो बेस करंट आपको गिवन है 10 माइक्रो एम्पेयर। तो यहाँ पे देखिए बेस करंट को ये डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, तो ये मॉडल ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि बेस करंट ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हम इसको लेके आगे चलेंगे। अब ये उसने दिया हुआ क्या क्या है इसमें, उसमें आप हम कनेक्ट कर लेते हैं, जो कनेक्ट सोर्स है और वीसी है और आरसी है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने मॉडल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 10 माइक्रो एम्पेयर सोर्स दिया हुआ था, तो उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली। वीसीसी कह रहा है 5 वोल्ट, तो वीसीसी इधर और इधर 5 वोल्ट हमने दे दिया। आरसी कह रहा है 3 किलो, तो यहाँ पे हमने 3 किलो के रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। अब हमें मालूम क्या करना है, assuming that the transistor is operating in the active mode, find VBE and VCE and use these values to verify that we are in active mode। तो आइए सबसे पहले हम VBE निकालते हैं। अब ये फॉर्मूलाज हमारे पास है, इससे आप देखिए IB इज IC ओवर B, और यहीं से IC की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करके ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये फॉर्मूला IB वाला आ गया, यहाँ से हमने इसको इधर लेकर आ गए तो e रेज़ टू द पावर VBE VT आ गया। दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग ले लें, तो ये लॉग आ गया, यहाँ से e ख़त्म हो गया, साइड चेंज कर लेते हैं। अब VBE जो है वो VT को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये इस फार्मूले से अब हम VB निकाल सकते हैं। अब इनके वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। आई इस सवाल में दिया हुआ है कि 10⁻⁻15 एम्पेयर है, और बेटा बी सवाल में दिया हुआ है 100 है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना है कि जो VT है ये वोल्टेज ड्यू टू टेम्परेचर, इसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं 25 मिली वोल्ट। 25 मिली वोल्ट, किसी बुक में बाज़ बुक में ये 26 मिली वोल्ट भी है, तो बहरहाल हम इस बुक में 25 मिली वोल्ट ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने 25 मिली वोल्ट इन्होंने नहीं लिखा है, मैं प्रेफर करूँगा कि इसको लिखा जाए ताकि आपसे गलती ना हो। तो बहरहाल 25 ये आ गया। ये IB करंट जो है वो 10 माइक्रो, इसको लिख लिया, और IS ओवर बीटा, IS 10⁻⁻15 है, जब बेटा से डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो ये V की वैल्यू हमसे 690 मिली वोल्ट या 0.69 वोल्ट आ गया। तो ये VBE निकाल लिया, हमने VCE निकालना। VBE 0.69, सर्किट वही है। Now determine the value of VCE from, अब यहाँ से ये इक्वेशन है, यहाँ से आप देखें कि ये VCC इक्वल टू ICRC प्लस VBE, तो वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि VCE इज VCC माइनस ICRC। अब ये वैल्यूज हमें IC हमें IB से निकाल सकते हैं, तो ये IC आ गया हमारे पास 1 मिली एम्पेयर। RC हमें पता है, VCC पता है, तो अब हम VCE यहाँ से निकाल लेंगे। तो VCE इज ये 5 है, और RC 3 किलो है, और ये 1 मिली है, तो किलो मिली कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 2 वोल्ट। तो VCE इज 2 वोल्ट। अब ये वेरीफाई करने को कह रहा है, कैसे वेरीफाई करेंगे? अब देखिए VCE या VC ये 2 वोल्ट है, जो कि हायर है VB से। अब ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज 0.69 है और यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये और ये ग्राउंडेड है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन यहाँ पे 0.69 है और ये 2 है, तो ये रिवर्स बायस हो गया इस कन्वर्शन से देखें। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर
इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड। तो ये पहला हिस्सा आ गया सवाल का। अब दूसरा हिस्सा जो है उसका था कि रिप्लेस द करंट सोर्स विद द रेजिस्टेंस कनेक्टेड फ्रॉम द बेस टू 5 वोल्ट डीसी, यानी इस करंट सोर्स को आपको रिप्लेस करना है और ये पूछ रहा है कि इसमें जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब ये देखिए, इसको हमने रिप्लेस कर दिया विद द रेजिस्टेंस आर बी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमें वैल्यू ऑफ आर बी पता करना है। तो ये भी आसान है, ये देखिए वी सी सी इज इक्वल टू आई बी आर बी और वी बी ई आ गया। सो आई बी आर बी प्लस वी बी हमें पता है और वी सी हमें पता है, आई बी हमें पता है। तो यहाँ से आर बी आप लिख लें सेपरेटली और ये तमाम वैल्यूज हमें पता है, ये डाल के तो आर बी हो गया 431 किलो। तो उम्मीद है आप कोई तरीका पता चल गया होगा किस तरह से ये मॉडल वाले सवाल को आप सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।